जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को प्रमुख रोग, मानव में होने वाले प्रमुख रोग, जिसमें हमने आपको जो है चेचक के बारे में बता दिया है, कंठमाला के बारे में बता दिया है, पोलियो के बारे में पढ़ा रहा था लेकिन पूरा उसमें हो नहीं पाया था। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे विषाणुओं के द्वारा होने वाले और कुछ रोगों के बारे में, जहाँ पर हमें सीखने को मिलेगा कि कौन से रोग से हमें कैसे बचाव करना है, या फिर किस रोग से हमें क्या होता है, कि कौन से विषाणु या जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है। यही हमें सीखना है, क्योंकि जीवन में एक चीज़ ज़रूरी है, वो है स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, अगर आपका शरीर साथ दे रहा है, तो समझ लीजिए कि दुनिया आपके साथ है। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, यदि आपकी बॉडी में कोई कमी आ गई, तो कोई साथ नहीं देने वाला है। कितना दिन साथ है देगा? कुछ ही दिन। इसलिए अपने बॉडी का स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। आइए समझते हैं विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। विषाणु के बारे में मैंने बता ही दिया था कि विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। विषाणु का शब्द का अर्थ होता है विष प्लस अणु, जिसका मतलब होता है विषैले कण। बात समझ में आ रही है? आइए समझते हैं इसके बारे में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आइए देखते हैं। यह हेडिंग हमने डाल रखा है, क्या है? विषाणुओं के द्वारा होने वाले, उत्पन्न होने वाले रोग। जैसे यहाँ पर हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। हालांकि ये बहुत खतरनाक रोग है। यह जो है कि लीवर से संबंधित हो, और कोई भी रोग हो खतरनाक तो है ही। अगर उसमें सावधानी नहीं बरती गई, उसका जो है कि सही समय पर ख्याल नहीं रखा गया, तो वह रोग मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा, है ना भाई। जिसके पास पैसे की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है, वो इंसान कहाँ से करेगा? एक जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसका तो कमर टूट जाता है, ज़िंदगी भर दवा ही कराता रहता है, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है जीवन में। वो चाहे किसी भी चीज़ से, चाहे जो भी है, हर चीज़ में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो बाद में समस्या बन जाती है। आइए देखते हैं। हेपेटाइटिस बी है बेटा। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, यह रोग जो है कि हेपा डीएनए वायरस परिवार की विषाणु से होता है। अब हेपा शब्द से नाम सुन रहे ना, हेपा मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी, जैसे यकृत है ना, तो यकृत में एक पदार्थ निकलता है जैसे हेपेरिन, तो वहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वायरस का नाम रखा गया है हेपा, और हेपा के नाम से ही इसका नाम रखा गया है हेपेटाइटिस बी। क्या रखा गया है? हेपेटाइटिस बी रखा गया है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो दिया गया है, तो हेपा वायरस परिवार के विषाणु के द्वारा होता है। पॉइंट नंबर अगला है कि इस रोग में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इस रोग में यकृत प्रभावित होता है। कौन? लीवर। मानव शरीर में सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। अगर देखा जाए बेटा ना, तो यकृत जो होता है वो अधिकतर हमारे शरीर का कार्यभार वहन करता है, अधिकतर कार्यों को क्या करता है कि निर्वहन करेगा। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल जाता है, वो लीवर क्या करता है कि दूर करने का काम करता है। एल्कोहल का डाइजेशन होता है तो इसकी सहायता से होता है। यूरिया का संश्लेषण होता है तो इसकी सहायता से होता है लीवर के। और पित्तरस का निर्माण होता है तो यकृत में होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है। लेकिन अगर आप सबसे ये पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वो है थायराइड, जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। आइए आगे समझते हैं दोस्तों। तो इस रोग के प्रमुख लक्षण यकृत में सूजन आ जाना। क्या ना? यकृत में सूजन आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा? जलन होता है, और शारीरिक द्रव के द्वारा यह फैलता है। अगला पॉइंट इसका है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं इसमें कि इस रोग के प्रमुख जो लक्षण है, वो यकृत में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा तेल मसाला खा रहा है, तो उससे ज़्यादातर जो प्रभावित होता है वो है लीवर। अगर फैट ले रहे हो तो फैट से ज़्यादा प्रभावित होता है लीवर।
और शराब लेने वालों को तो क्या कहना। शराब लेने वाले तो समझते हैं कि लीवर को साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है जो शराब लेते हैं, और बाद में इसी शराब पीने के कारण से व्यक्ति को हो जाता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस बड़ा ही खतरनाक रोग है जो मृत्यु का कारण बनता है। आइए आगे समझते हैं। तो इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? यकृत में सूजन है बेटा, जलन है, और यह कैसे फैलता है? यह शारीरिक द्रव से फैलता है। शारीरिक द्रव का मतलब होता है शरीर के जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकल रहा है और जो थूक लार निकल रहा है, उसकी सहायता से यह रोग जो है कि फैल जाता है। तो ये है हेपेटाइटिस। अब आगे हम समझते हैं डेंगू के बारे में। तो इस रोग का अन्य नाम हड्डी तोड़ ज्वर भी है। डेंगू अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक रोग है। अच्छा, एक चीज़ है कि मान लीजिए कि डेंगू अगर किसी व्यक्ति को होता है, जैसे नॉर्मली किसी को बुखार होता है, तो बुखार होने के बाद क्या करता है कि वो पैरासीटामॉल ले लेता है, क्रोसिन ले लेता है, इन दवाइयों का इस्तेमाल कर लेता है, बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन वो टेस्ट कराने से घबराता है, टेस्ट नहीं कराता है। अगर आपको एक से अधिक बार बुखार हो रहा है तो आप उसका परीक्षण कराएं, जाँच कराएँ। यही होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना खुद डॉक्टर बन जाएंगे और जो है जाकर मेडिकल स्टोर से दवा लाएंगे, वही खा लेंगे, बुखार सही हो गया, चलो भैया सब सही है। और जब धीरे धीरे वही बीमारी गंभीर बन जाती है तब लेके भागते हैं हॉस्पिटल, तब वहाँ पर परसेंटेज कम हो जाएगा। परसेंटेज कम होने का मतलब है कि बचने के चांसेस क्या हो जाएंगे? निल। इसीलिए कहते हैं ना कि हर काम सही समय पे हो तो बड़ा सही रहता है। तो इसलिए अपने से डॉक्टर न बने, ठीक है, और कोशिश ये करें कि दवा डॉक्टर की सलाह से ही लें, ये होना चाहिए। तो डेंगू अपने आप में खतरनाक रोग है, यह मच्छरों को जो है कि फैलता है। तो इस रोग का अन्य नाम है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़, बड़ा भयंकर दर्द होता है इसमें। अगला पॉइंट है कि यह रोग डेंगू वायरस, कौन सा वायरस है? डेंगू वायरस के कारण होता है। यह रोग का वाहक एडीज इजिप्टी एंड क्यूलेक्स फैटिगेंस मच्छर है। एडीज इजिप्टी और क्यूलेक्स फैटिगेंस इसके वाहक हैं। और इन मच्छरों की बेटा खास बात ये है कि इनका आकार बिल्कुल बीड़े के जैसा होता है। जो अब एडीज मच्छर होता है इसे हम टाइगर मच्छर के नाम से भी जानते हैं। और यह मच्छर खासकर ये गंदे पानी में नहीं रहता है, ये हमेशा स्वच्छ पानी में रहता है। जैसे मान लो कि पानी है, खुला है, आपने उसे खुला छोड़ दिया है, तो वो मच्छर वहाँ पे रहता है। और वो जो मच्छर होता है वो खासकर आपके यहाँ पैर तक, ढकने तक ही काटता है, बहुत ऊपर नहीं उड़ पाता है। इसकी ये पहचान है। और इसकी जो संरचना है जैसे एकदम बिल्कुल बीड़े के समान है, ठीक है। तो ये बात है। और मच्छरों को एक बहुत ही कह सकते हैं कि कहानी तौर पे समझ लीजिए इसको, तो मच्छरों को एक बहुत ही बढ़िया वरदान मिला है भगवान विष्णु के द्वारा। तो जब एक मच्छर जो है वो जाता है विष्णु भगवान के पास और कहता है कि हे प्रभु, हमें ऐसा कोई वरदान दीजिए जिससे मैं किसी को भी काटूं तो मर जाए। वैसे तो आपने मुझे छोटा ही बनाया, लेकिन मुझे कुछ पावर तो दे दीजिए ताकि मैं बच सकूं। तो विष्णु भगवान जो थे वो मुस्कुराए, कहे कि ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं, लेकिन मेरी एक बात मानना होगा। कहा ठीक है प्रभु, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, बताइए क्या आज्ञा है हमारे लिए। तो कहा जाओ किसी व्यक्ति को काटो जो काम करता हो, उसे जाके काटो। अगर तुम उससे बच आए तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा कि तुम किसी को काटोगे तो वो इंसान बचेगा नहीं। कहा ठीक है, चल दिया। अब देखा कि एक मजदूर जो है वो काम कर रहा था, लगातार फावड़ा चला रहा है और ये पहुँचे, काट लिए। और काटने के बाद वो क्या किया कि ऐसे हाथ घुमाया, ऐसे, अरे की कहानी खत्म। तो प्रभु ने कहा कि बस यही वरदान चाह रहे थे, हाँ चलो मैं तुम्हें कुछ तो वरदान दे ही देता हूँ कि तुमने प्रयास किया है और तुम्हारा प्रयास कभी जाया नहीं जाएगा। तो उन्होंने दे दिया, ऐसा मान्यता है, लेकिन ये साइंटिफिक बातें नहीं है, बस केवल एक कहानी है बच्चों। बस समझना है कि उसने प्रयास किया लेकिन उसे कुछ न कुछ मिला। देखो आज मच्छर के काटने से ना जाने कितने लोग समाप्त हो जाते हैं।
आसपास पानी भरा हुआ है उसमें मच्छर हो जाते हैं। तो मच्छर अपने आप में बड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि ये वाहक का काम करते हैं। तो जो डेंगू है, जो डेंगू रोग है, वो मुख्यतः किसके द्वारा हो रहा है बेटा? एडिस एजिप्टी और क्यूलेक्स फैटिगेंस। इन मच्छरों को पहचान जो है ना कि इनमें जो पहचान होगा तो इन मच्छरों के जो पंख होते हैं उसमें ऐसे ऐसे धारीदार बना रहता है और ये बहुत ऊपर तक उड़ नहीं पाते हैं और ये साफ पानी में ही रहते हैं, गंदे पानी में नहीं रहते हैं डेंगू के। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस रोग में रोगी का प्लेटलेट्स तेजी से गिरता है ना। जैसे डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो इन सब रोगों में देखा जाता है कि जो प्लेटलेट्स होता है वो बहुत तेजी से गिरता है। अब प्लेटलेट्स की संख्या जो है लगभग 1.5 लाख है, तो अगर उससे कम हो जाती है तो इंसान जो है कि उसके शरीर में तमाम प्रकार की एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लेटलेट्स है ना, तो कि दोनों जो आरबीसी है डब्ल्यूबीसी को दोनों को बैलेंस करता है। किसी की मात्रा घटनी और बढ़नी नहीं चाहिए ना, बराबर ही बनी नहीं चाहिए बॉडी में। तो जब क्या होता है कि डेंगू होता है तो उसमें प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन होता है और तब आपको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है और उसी इम्यूनिटी की सहायता से आप क्या करोगे? अपने आप को बचा पाओगे। और कई बार ऐसी स्थिति होती है बच्चे कि उसमें जो है कि प्लेटलेट्स मिल नहीं पाता है और जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब क्या है ना कि जैसे कोई नॉर्मल फैमिली है तो उसके पास ठीक प्रकार से पैसे की व्यवस्था नहीं होगा तो कहाँ से करेगा वो? अगर वो आर्थिक तौर पे कमज़ोर है तो वो व्यवस्था नहीं कर पाता है, अंततः उन्हें मृत्यु के गोद में जाना ही पड़ता है। इसलिए कहूँगा कि अपनी स्थिति को ठीक बनाए रखिए, पैसे को बचा के रखिए। कब कहाँ कैसी मुसीबत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि समस्याएं कभी भी पूछ के नहीं आती हैं कि हम आ रहे हैं। इसलिए समस्याओं से पहले ही अपने आप को मजबूत रखो उन समस्याओं से लड़ने के लिए। नहीं लड़ा समस्याओं से तो वही समस्या आपका जो है कि पतन का कारण बन जाती है ना। देखो क्या है ना कि अभी आप देखो तो जो नॉर्मल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास से होते हैं या जो लोअर क्लास के से होते हैं, कहने का मतलब है जिनके पास ठीक प्रकार से आमदनी नहीं है, वो अपना तो आधा खर्चा तो नशे पत्ती में ही गंवा देते हैं, फिर उनके पास बचेगा क्या? यही कारण है कि वो लोग आगे विकास नहीं कर पाते हैं, यही समस्या है। और सबसे बड़ी जो ताकत है वो एजुकेशन है। अगर उनके पास एजुकेशन होता तो शायद वो आगे बढ़ जाते, लेकिन कई लोगों के पास एजुकेशन है लेकिन उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा जो आपके जीवन में कोई संस्कार ही ना लाए, आपके जीवन में कोई बदलाव ही ना लाए। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं, लाख डिग्री ले लो लेकिन अगर आपके अंदर बदलाव या संस्कार जैसी भावना नहीं है या फिर कुछ नया करने की ताकत नहीं है तो आपकी शिक्षा क्या है? व्यर्थ, जो आप दूसरों को न सिखा पाएँ। और जब शिक्षा अधिक हो तो आपके अंदर घमंड भी नहीं होना चाहिए। विद्या कभी भी घमंड पैदा नहीं करती है, बल्कि और होना चाहिए कि हमें और क्या करना है, सीखना है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होता है। फिर नहीं कि अहंकारी हो जाओ, अरे हम बस अब हम ही हैं, हम मत करो बेटा, क्योंकि ये सब कुछ है नहीं। आज आपका राज है तो कल किसी और का होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखें और कोशिश ये करें कि अपने समाज में रहकर अपने समाज वाले लोगों का हेल्प करते रहें, चाहे वो किसी भी तौर पर करते रहें, है ना। चलो आगे समझते हैं बच्चे। तो इस रोग में रोगी का प्लेटलेट जो होता है वो तेजी से गिरता है कि नहीं। और जब प्लेटलेट गिरता है तो गांव में एक इलाज करते हैं। गांव में क्या, अधिकतर शहरों में भी किया जाता है। तो लोग कहते हैं कि बकरी का जो दूध होता है, जिसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है, और बकरी का दूध और पपीते की पत्ती को पीसकर पीने से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कीवी जैसे फल खाते हैं तो प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाती है ना। तो उसको पीने से लगभग काफ़ी राहत मिलता है। लेकिन कई लोग को देखा है कि जिनके पास बकरी है, जिनके पास भेड़ है, बड़ा मान करते हैं, अरे बकरी जिलाए हो, अच्छा बकरी जिलाए हो, ऐसे कहते हैं। अच्छा तो फिर
कैसे रहते होंगे यार, अरे यार उनके यहाँ बकरी जिला, मतलब इतना अजीब सा व्यवहार करते हैं। और जब डेंगू जैसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तब उस समय क्या करते हैं कि बकरी का दूध तलाश करते हैं, तब वो नहीं देखते हैं कि कैसे जिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, क्या नहीं है। समाज का कोई भी वर्ग हो, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में वो आपको काम आएंगे। ठीक है, चींटी का अपना अलग महत्व है, सूरज का अपना अलग महत्व है, हाथी का अपना अलग महत्व है, दुनिया की हर वस्तुओं का अपना अलग अलग महत्व है, और हर चीज़ें अपने अपने समय पर काम आती हैं। इसीलिए कहा गया है ना कि जैसे ब्लेड है, धारदार है, उसे धागा काट सकते हो, नॉर्मल चीज़ काट सकते हो, लेकिन पेड़ थोड़ा ना काट पाओगे। लेकिन कुल्हाड़ी है, अब ब्लेड के द्वारा जो काम हो जा रहा है कुल्हाड़ी द्वारा थोड़ा ना होगा। तो कुल्हाड़ी का अपना अलग महत्व है, ब्लेड का अपना महत्व है, दोनों में कोई तुलना नहीं है। इसलिए तुलना मत करो, कि तुलना ही दुख का कारण है। जब आप तुलना करते हो तभी दुख होता है। तुलना करो कि हमें आगे बढ़ना है, तुलना करो कि हमें इससे कुछ सीखना है, करो, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे तुलना करके अपने आप को हार मान के बैठ जाना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसे कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। अब भाई वो अपना बकरी जिलाया है, उसको चरा रहा है, खिला रहा है, उसको जो है कि सेवा कर रहा है, तो उससे कुछ उसको बेनिफिट है, कुछ लाभ है, लगा हुआ है। आप नहीं जिला रहे हो और तो इसका मतलब आप उसे कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे कि ये ऐसा है तो वैसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समाज में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं, शिक्षा यही सिखाती है। ठीक है, अगर बेटा इस चीज़ पे अगर लड़ते रहे तो जान रहे हो ना कि लोग इसको मुद्दा बनाने में चूकते नहीं हैं। लड़ेंगे, ला देंगे, कहेंगे ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बेचारा उसी में परेशान हो जाता है, जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और जो उनको लड़ाता है, इनके ऊपर पैर रख के, कदम रख के आगे चढ़ जाता है, वहीं से शुरू करेगा, हेलो करता है ना। तो इन सब सावधान। मैं बस यही कहूँगा कि बस केवल एक ही चीज़ करना है बच्चे, कि अपने जीवन में एजुकेशन को शामिल कर लेना है, बस पढ़ाई। क्योंकि पढ़ाई से, कलम की ताकत से सब कुछ जीता जा सकता है। आइए आगे समझते हैं। तो यह रोग जो है, इस रोग में क्या होता है, रोगी का जो प्लेटलेट्स होता है वो तेजी से गिरता है, और इसके साथ क्या होता है कि तीव्र शरीर में दर्द होता है। दर्द के साथ क्या होता है, तेज बुखार होता है। तीव्र शरीर दर्द के साथ तेज बुखार होता है। ये सब हैं डेंगू के लक्षण। अच्छा, डेंगू का जो परीक्षण कराया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पीसीआर के द्वारा, जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन। क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। तो इसको सही समय पे क्या कर लेना चाहिए कि जांच करा लेना चाहिए, नहीं तो स्थिति क्या होती है बच्चे, बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। आइए अब समझते हैं पोलियो रोग के बारे में। तो पोलियो रोग ना, पोलियो मतलब इसमें क्या होता है, पक्षाघात हो जाता है, लकवा मार देता है बॉडी का एक हिस्सा क्या होता है कि बिखर जाता है। चलिए आगे समझते हैं। तो इस रोग में तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने के कारण पेशियों तक संदेश पहुंचना बंद हो जाता है। तंत्रिका ऊतक जो क्या करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं। लेकिन जब यही सूचना पहुंचना बंद हो जाता है तो हमारी जो शरीर का जो मांसपेशियों का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है इस रोग में। यह रोग पोलियोमाइलिटिस विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पोलियोमाइलिटिस। यानी नाम है, रोग का नाम क्या है, पोलियो रोग, जबकि वायरस क्या है कि पोलियोमाइलिटिस विषाणु के द्वारा होता है। बहुत खतरनाक स्थिति होती है ये, और भगवान न करे किसी को ऐसा हो, पोलियो वगैरह हो, क्योंकि उसका पूरा जीवन का पूरा व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, जीवन मिले तो अच्छा से मिले, और ना मिले तो मिले ही ना, है ना। आइए आगे सकते हैं। यह रोग दूषित भोजन जल से उत्पन्न होता है। तो बच्चे इसमें जो दूषित भोजन है और दूषित जल, जैसे जल है तो खुला हुआ रख दिया, बर्तन है तो ठीक प्रकार से धुला नहीं, या खाना रख दिया, भोजन रख दिया, तो उसे आप क्या कर रहे हो कि
ठीक से धुल नहीं रहे हो, साफ़ नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से ये संक्रमण का कारण बनता है, पोलियोमाइलिटिस। अगला है, भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 या 96 में की गई थी, जिसे हम बोलते हैं पोलियो पल्स अभियान। तो भारत में पोलियो पल्स अभियान कब लागू किया? 1995 से 1996 में। भारत में पोलियो उन्मूलन पर कार्यक्रम की शुरुआत कितने में गया? 1995 से 96 में। जबकि भारत में बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। जो भारत में जो टीका लगता है, जो वैक्सीन लगती है, उसका नाम क्या है? बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन। क्या नाम है? बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन। फिर अगला पॉइंट है, WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरल संचरण वाले स्थानिक सूची से हटा दिया। मतलब 24 फरवरी को 2012 को भारत को क्या किया कि वायरल संक्रमण यानी पोलियो वायरल संक्रमण की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि भारत में अब उतना रोग देखने को नहीं मिलता है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट, 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त टीका के बारे में बताते हैं। तो 27 मार्च 2014 को भारत को क्या किया गया? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया कि अब इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, मतलब कि पोलियो तो घोषित किया गया। और टीका सबसे पहले बनाया जॉन सॉल्क ने बनाया 1952 में, पहला टीका बना जॉन सॉल्क के द्वारा। लेकिन उसके बाद जो है कि अल्बर्ट साबिन ने पहली बार जो है ओरल वैक्सीन बनाया, जिसे हम पोलियो ड्रॉप के नाम से जानते हैं, जिसे पिलाया जाता है ना 2 बूंद जिंदगी की, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है कि ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कड़ी में, ठीक है। और आपको बताते हैं और सुंदर सी बात, ठीक है। और इसको बेटा तैयार करते रहें आप लोग, और पढ़ाई करते रहें और लगे रहें, मेहनत करते रहें। और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और एक दूसरे का भी सपोर्ट करते रहें और मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी। ज्ञान लेने से कभी भी कतराओ नहीं, जहाँ से मिल जाए वहीं से ग्रहण कर लो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।